अब हम करते हैं उदारवादियों की रणनीति। आखिर उदारवादियों ने किस प्रकार की रणनीति जो उसको अपनाया था। उदारवादी नेता पूर्णतः वैधानिक आंदोलन के समर्थक थे और वे अपना संघर्ष रक्त बहाए बिना शांतिपूर्ण ढंग से लड़ना चाहते थे। दूसरे शब्दों में अगर ये कहे कि तो नियमों के अंतर्गत रहते हुए राजनीतिक उन्नति जो उसको प्राप्त करना चाहते थे। राजनीतिक विचारों की दृष्टि से उदारवादियों ने भारतीय जनमानस के राजनीतिक प्रशिक्षण को सबसे ज्यादा महत्व दिया। उनका मानना था कि जन जागरण के माध्यम से भी संवैधानिक आंदोलन का कार्य अधिक प्रभावशाली हो सकता है। इसके अलावा उदारवादी नेताओं ने अपने राजनीतिक संघर्ष में आम जनता की भागीदारी को ज्यादा महत्व नहीं दिया था, क्योंकि उनका ये मानना था कि आम जनता देश की राजनीति के प्रति उदासीन है। अतः उन्होंने राजनीतिक संघर्ष का कार्य केवल शिक्षित वर्ग के लोगों तक ही सीमित रखा। इसी संदर्भ में गोपाल कृष्ण गोखले ने भी कहा था कि भारत का विशाल जन समूह उदासीन है और विभाजित है, इसके अलावा गरीब है और अज्ञानी है। और उदारवादियों का मानना था कि जब तक समाज के विभिन्न वर्गों को एक राष्ट्र के सूत्र में नहीं बांध दिया जाएगा तब तक हम कोई भी उग्र संघर्ष नहीं कर सकते। आम जनता में राजनीतिक जागृति पहले पैदा करनी होगी, पहला काम हमारा यही होना चाहिए। और जना आधार के अभाव में ब्रिटिश शासन को चुनौती देना संभव नहीं है। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले यही करने का प्रयास किया कि जनता जो उसको जागृत किया जा सके। उदारवादियों का यह भी मानना था कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता किसी क्रांति के फलस्वरूप नहीं बल्कि धीरे धीरे विकास के फलस्वरूप आती है। अतः उनकी रणनीति धीरे धीरे राजनीतिक अधिकार और स्वायत्त शासन की दिशा की ओर बढ़ना था। उनका तो यह भी मानना था कि यह विकास सरकार पर दबाव डालने से, बातचीत से, समझौते और रियायतों से संभव नहीं होगा। पहले हमें जनता को जागरूक करना होगा, उसके बाद में इन सभी चीजें जो उनकी डिमांड करनी होगी। दूसरी बात आती है उदारवादी जो उनका कार्य करने का तरीका क्या था कि उदारवादी संवैधानिक तरीकों में सबसे ज्यादा विश्वास करते थे और उनकी मांग या आंदोलन जो थे कानूनी सीमा के अंदर ही रहते थे और वे आधुनिक राजनीतिक शिक्षा के द्वारा जन चेतना जो थी वो जागृत करना चाहते और समय के साथ साथ उनकी मांगे जो थी वो भी बढ़ती गई और वे प्रतिवर्ष कांग्रेस के अधिवेशन में पारित मांगे समाचार पत्र और भाषणों के द्वारा जनसाधारण में प्रसारित भी करते थे और बड़ी बड़ी याचिकाएं और स्मरण पत्र और भारत सरकार और गृह सरकार की सेवा में प्रस्तुत करते थे, जिनमें अत्यधिक विनम्र भाषा का प्रयोग किया जाता था। और इन याचिकाओं और स्मरण पत्रों में कहा जाता था कि हम हमारी प्रिय लोकप्रिय सरकार से प्रार्थना करते हैं कि इन सभी सुधारों को लागू करके हमें अनुग्रहित करें। इतना ही नहीं, कांग्रेस अपने प्रस्तावों से इंग्लैंड के अधिकारियों को अवगत कराने हेतु समय समय पर अपने शिष्टमंडल जो थे वो लंदन भी भेजती थी, जहां भारत की राष्ट्रीय समस्याओं को वहां के समाचार पत्रों के द्वारा गृह सरकार और जनता तक पहुंचाते थे। और उदारवादी युग में हमें एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलता जबकि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध किसी प्रकार का विषममन या हिंसा जो उसका प्रचार किया गया। तो इस प्रकार से उदारवादी जो उनका कार्य करने का तरीका जो था वो पूरी तरह से अहिंसात्मक था और वो किसी भी प्रकार का दबाव जो सरकार के ऊपर नहीं बनाना चाहते थे। वो उदारवादी जो थे ब्रिटिश सरकार जो है उसमें पूर्ण तरह विश्वास रखते थे। वो केवल अपनी मांगे जो उनको बताना चाहते थे और उनको ये लगता था कि जब ब्रिटिश सरकार को ये लगा कि हम इनके योग्य हैं तो हमें एक दिन वो अधिकार अवश्य ही मिल जाए। नेक्स्ट बात आती है कि ब्रिटिश सरकार उदारवादी जो उन्होंने इस प्रकार की नीति जो है ब्रिटिश सरकार के प्रति अपनाई। लेकिन अब देखते हैं कि उदारवादियों के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति किस प्रकार की रही थी। कांग्रेस और इसके जो आंदोलन के प्रति अंग्रेज सरकार का रुख जो था वो कहा जाता है कि बड़ा ही प्रतिकूल था और नौकरशाही को भी इसके प्रति कोई भी सहानुभूति नहीं थी और कुछ विशेष व्यक्तियों को छोड़कर संपूर्ण ब्रिटिश राष्ट्र इसके विरुद्ध था, अर्थात उदारवादी जो उनके विरुद्ध था। और नौकरशाही ने आरंभ से ही कांग्रेस आंदोलन का मजाक उड़ाया और फिर गाली गलौज पर उतर आई और अंत में सशक्त होकर उसके प्रति दमन की नीति जो उसको भी अपनाया। इसके अलावा कांग्रेस की स्थापना तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन ने इसकी स्वीकृति के बाद हुई थी, जैसा कि हमें पता है। और कांग्रेस की स्थापना के पीछे सरकार का उद्देश्य राष्ट्रीय आंदोलन के हिंसक मार्ग को संवैधानिक मार्ग की तरफ मोड़ना था और सरकार को विश्वास था कि कांग्रेस का नेतृत्व ऐसे संपन्न और आराम पसंद भारतीयों के हाथ में रहेगा जो कि न तो कभी हिंसक मार्ग अपनाएंगे और न ही सरकार की कड़ी आलोचना करेंगे। दूसरे शब्दों में अगर हम ये कहें तो सरकार को विश्वास था कि कांग्रेस उसके द्वारा निर्देशित मार्ग पर ही चलेगी और यही कारण है कि कांग्रेस के प्रथम 3 अधिवेशन के अवसर पर सरकार की ओर से कांग्रेस के प्रतिनिधियों को चाय पार्टी भी दी जाती थी। परंतु 1888 ईस्वी से सरकारी नीति जो उसमें काफी चेंज आ गया और ब्रिटिश शासक कांग्रेस के
विरोधी बन गए और उनकी मौत की कामना करने लगे और अब लॉर्ड डफरिन कांग्रेस का कट्टर आलोचक बन गया। कुछ विद्वानों का तो ये भी मानना है कि इन दिनों में ह्यूम और डफरिन के आपसी रिलेशन जो थे वो बिगड़ गए थे। इसके अलावा अंग्रेज प्रशासक भारतीयों के समानता के दावे को भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे और 30 नवंबर 1888 को लॉर्ड डफरिन ने अपने भाषण में कांग्रेस द्वारा की गई संसदीय सरकार की मांग जो उसकी खिल्लियां उड़ाई और कांग्रेस को एक सीमित वर्ग की संस्था कहकर संबोधित किया। डफरिन के शब्द सख्त शब्दों में कहा कि भारत के कुछ सुरक्षित और मनीषी यह चाहते हैं कि सरकार लोकतांत्रिक हो, नौकरशाही उसके अधीन हो और उन्हें राष्ट्र के खजाने का अधिकार मिल जाए और धीरे धीरे ब्रिटिश पदाधिकारी उनके सामने करबद्ध खड़े हो जाए। इन तीखे प्रकारों से सरकार की मंशा जो प्रकट हो जाती है। वस्तुतः अंग्रेज शासक कांग्रेस द्वारा मांगे गए अधिकार और सुविधाओं को देने के लिए कभी भी तैयार नहीं थे, क्योंकि भारत को वे मात्र एक उपनिवेश बनाकर रखना चाहते थे। अतः सरकार ने अब कांग्रेस के मार्ग में बाधाएं उपस्थित करना शुरू कर दिया था और चौथा अधिवेशन जब 1888 के दिसंबर के आखिर में इलाहाबाद में होना था, उस प्रदेश के गवर्नर ऑकलैंड कॉल्विन ने पूरी कोशिश की कि उनके प्रदेश के कांग्रेस का प्रचार न हो पाए और अधिवेशन के लिए पैसा मात्र एकत्र न हो और अधिवेशन के लिए कांग्रेस को इलाहाबाद में कोई जगह भी नहीं मिले। तो इस प्रकार से अब हमने देखा कि ब्रिटिश सरकार जो वो क्या हो गई थी, पूरी तरह से कांग्रेस जो उसकी विरोधी बन गई थी और जितने भी उदारवादी दल जो थे उनके द्वारा या कांग्रेस जो उसके द्वारा जो भी डिमांड की गई थी उनकी तरफ उन्होंने कोई भी ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि वो तो भारत जो उसका ज़्यादा से ज़्यादा शोषण करना चाहती थी और भारत जो उसको हमेशा अपने अधीन बनाए रखना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने उनकी किसी भी मांग जो उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। तो जाहिर है जब इस तरह से उनकी मांगे जो उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया था, तो इसी वजह से जनता जो उसके मन में ब्रिटिश सरकार जो उसके प्रति तीव्र आक्रोश जो उत्पन्न होने लगा और इसीलिए फिर बाद में जनता जो है या लोग जो है उन्होंने उदारवादी जल जो उसको छोड़कर उग्रवाद जो उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। इस प्रकार से धीरे धीरे उग्रवादी विचारधारा जो उसका जन्म हुआ था। अगली बात आती है कि उदारवादी जो उनकी उपलब्धियां क्या रही थी, आखिर उन्होंने इतना सब कुछ करके क्या क्या प्राप्त कर लिया था। सबसे पहली बात आती है कि संवैधानिक विकास में योगदान, कि उदारवादी आंदोलन का भारत के संवैधानिक विकास में सबसे ज्यादा योगदान रहा। अपने प्रचार से कांग्रेस ने ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के शासन की जांच करवाने में सफलता प्राप्त की और इसके अलावा कांग्रेस के प्रचार ने सरकार की निरंकुशता जो उसको भी ढीला कर दिया। इसके अलावा उन्हीं के प्रयत्नों के वजह 1892 का परिषद अधिनियम भी पारित हो पाया और यह अधिनियम राष्ट्रीयता के युद्ध में भारतीयों की प्रथम विजय थी और इस अधिनियम के द्वारा निरंकुश शासन में थोड़ी बहुत कमी आई। इसके अलावा केंद्रीय व्यवस्थापिका तथा प्रांतीय व्यवस्थापिकों की सदस्य संख्या में भी बढ़ोतरी की गई और पहली बार बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार मिला और अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रथा प्रारंभ हुई और इसीलिए सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने कहा कि इस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रतिनिधि शासन की नींव जो वो डाली गई है। इसके अलावा प्रमुख अंग्रेजों से सहानुभूति प्राप्त करना, कि उदारवादियों के वैधानिक आंदोलन एवं उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप ब्रिटिश जनता का ध्यान भारतीय जनता की समस्याएं जो उनकी तरफ आकर्षित हुआ और ब्रिटिश संसद के कुछ सदस्यों ने राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति सहानुभूति भी दिखाई और मजदूर दल के नेता चार्ल्स बिरला ने तो खुले रूप से हिंदुस्तानी सदस्य की उपाधि धारण की और अनेक अंग्रेज नेताओं ने भी अपने लेखों के माध्यम से इंग्लैंड की जनता का ध्यान भारतीय राजनीतिक मांगे जो उनकी तरफ करा और 1893 ईस्वी में ब्रिटिश संसद के कुछ सदस्यों यथा सर विलियम बेडनबर्ग, WM केन के एक भारतीय संसदीय समिति की स्थापना की और इस समिति का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश संसद में भारत के राजनीतिक सुधार जो उनके ऊपर प्रश्न जो है उनको हल करना था और भारतीय कांग्रेस इस समिति को भारतीय समस्याओं पर आवश्यक सामग्री की जानकारी देती। तो इस प्रकार से बहुत से प्रमुख अंग्रेज अधिकारी जो थे उन्होंने भी यानी कि भारतीय जनता जो है उसकी तरफ ध्यान दिया और उनकी वाकई में जो समस्याएं जो थी उनको जागृत करने में यानी कि सरकार जो उसका सहयोग दिया। इसके अलावा नेक्स्ट बात आती राष्ट्रीय आंदोलन जन आंदोलन में परिणत होना, कि उदारवादियों के कार्यक्रम और कार्यों का लोक शिक्षण के लिए बहुत ज्यादा महत्व था। सार्वजनिक कार्यों में रुचि लेने वालों की संख्या बढ़ने लगी और कांग्रेस के सदस्यों की संख्या जो वो भी निरंतर बढ़ती चली गई और कांग्रेस के कार्यों की प्रशंसा देश भर में होने लगी और अपने शैशव काल में कांग्रेस ने जन आंदोलन का रूप भले ही ग्रहण नहीं किया, किंतु हमें ये अवश्य मानना होगा भारतीय राष्ट्रीयता की आवाज सबसे पहले उसी ने बुलंद की और कांग्रेस के उन दिनों के नेता ही भारतीय राष्ट्रीयता के जनक माने जाते थे और भारतीयों ने राष्ट्रीय चेतना जगाने का श्रेय भी कांग्रेस को ही दिया जाए। तो इस प्रकार से जन आंदोलन बनाना। एक मिनट। अगली बात आती है भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा,
कि उदारवादियों की सबसे महत्वपूर्ण देन ये भी है कि उन्होंने भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा दी और भारतीयों में प्रजातंत्र के प्रति रुचि उत्पन्न की, और दिसंबर के अंतिम दिनों में कांग्रेस हर वर्ष अपना अधिवेशन करने लगी, जिसमें विभिन्न प्रांतों के शिक्षित और राजनीतिक काम में रुचि लेने वाले लोग जो थे वो भाग लेने लगे। और ये लोग राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न जो उनके ऊपर विचार विमर्श किया करते थे और अपने दृष्टिकोण को विनित, तर्कयुक्त एवं राजभक्तिपूर्ण भाषा में लिखे हुए प्रस्तावों द्वारा व्यक्त करते थे, और समाचार पत्रों में इन प्रस्तावों को और प्रस्तावों से संबंधित नेताओं के व्याख्यानों को प्रकाशित किया जाता था और उन पर संपादकीय टिप्पणियां भी लिखी जाती थी, और हजारों भारतीय इन सभी को बड़े ध्यानपूर्वक से पढ़ते थे। तो इस प्रकार से भारतीयों को राजनीतिक दृष्टि से शिक्षित करने का कार्य उदारवादी जो उनके द्वारा किया गया। अगली बात है ब्रिटिश शासन के दोषों को अवगत करना, कि उदारवादियों की दूसरी बात ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस ये भी है कि उन्होंने ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जितने भी दोष जो थे उनको क्या नाम है अपने समाचार पत्रों के माध्यम से, इसके अलावा अपनी एप्लीकेशन के माध्यम से, अन्य बहुत सारे तरीकों से कहा जाता है कि ब्रिटिश सरकार जो उसको अवगत कराया, जनता को अवगत कराया कि किस प्रकार से इनमें कौन कौन से दोष है, तो इस प्रकार से ताकि जो प्रशासन जो उसमें सुधार लाया जा सके। इसके अलावा अगली बात आती है राष्ट्रीय आंदोलन की नींव को मजबूत करना, कि उदारवादियों ने हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की नींव जो उसको मजबूत करने में सबसे बड़े योगदान दिया। उन्होंने उस समय की परिस्थितियों का अध्ययन करके ही उसके अनुरूप अपनी नीतियां जो उनको डिसाइड किया था। उन्होंने नौकरशाही के क्रूर हाथों से कांग्रेस को बचाकर भविष्य के लिए उनकी जड़ें जो थी उनको मजबूत कर दिया था, और इंग्लैंड की सरकार भी जिसे हिला नहीं सकी। इसके अलावा एक संगठन के नेता देश में एक शक्ति बन गए जिनकी आवाज देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच रही थी, और इस युग में कांग्रेस ने वह कार्य किया जिसका लाभ 30 वर्ष बाद उठाया गया। तो इस प्रकार से उदारवादी जो थे उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन जो उसकी नींव जो उसको मजबूत किया। हालांकि प्रारंभ में उन्हें विशेष सफलता नहीं मिली थी, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता जो उसमें राष्ट्रीयता की भावना जो इस प्रकार से कूट कूट कर भर दी कि अब हर व्यक्ति अपनी समस्याएं जो है, अपने ऊपर हो रहे अत्याचार जो उनके लिए ब्रिटिश सरकार जो उससे लड़ने के लिए तैयार हो गया था।